Welcome dear student to this theory session of manufacturing processes. So we are again starting after the Diwali vacation. We are going through the unit number 5, that is the press working operations. In press working operation, in previous sessions we had covered cutting operations, that is shearing operations, and one forming operation, that is bending. Now continuing with the remaining forming operation, in this session we will start with second drawing operation, that second forming operation for the sheet metal, that is drawing. अब ये ड्राइंग जो है ये वायर ड्राइंग से डिफरेंट है. इन वायर ड्राइंग वी increase the length of the rod and reduce its cross section area and we get elongation in the length. In the sheet metal drawing operation, a circular blank is converted into a cup shape or a glass shape object, that is called as sheet metal drawing. So in this operation, punch forces a sheet metal blank to flow plastically into the clearance between punch and die. In sheet metal operation, there is always two set of the die. One is punch and another is a die. Die set जिसे हम कहते हैं. The punch has a smaller cross section compared to die. तो आपका जो ब्लैंक या मटेरियल रॉ मटेरियल जो होता है वो डाई के ऊपर प्लेस किया जाता है. ऊपर से आप पंच को ऑपरेट करते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में. पंच और डाई के बीच में जो कैविटी बचती है उस शेप का आपका ऑब्जेक्ट जनरेट होता है मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन में. तो इसने क्या कहा है, क्लियरेंस बिटवीन पंच एंड डाई. इसमें आपका मटेरियल फ्लो होता है और वो शेप वो एक्वायर कर लेता है जो कि क्लियरेंस है पंच और डाई में. फाइनली द ब्लैंक टेक्स अ शेप ऑफ कप. कप शेप ऑब्जेक्ट जनरली इसमें जनरेट होते हैं. सर्कुलर फ्लैट ब्लैंक को हम एक कप शेप में कन्वर्ट करते हैं. सो दिस इज जनरलाइज डायग्राम. ये आपका पंच है, ये क्या है आपकी डाई. ये ब्लैंक ओरिजिनली कैसे थी, एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट. जब पंच और डाई में वो ऑपरेट हुई तो आपको आउटपुट क्या मिला, इस जैसा कप शेप. ये कप शेप आपका आउटपुट है. डीप ड्राइंग, ये तो हो गया ड्राइंग. डीप ड्राइंग मतलब जब आपके डायमीटर के कंपैरिजन में, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ निकाल रहा हूँ. इस डायमीटर के कंपैरिजन में ये दोनों डायमीटर है. सपोज दिस इज कॉल्ड D1, दिस वन इज D2. अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है, L1 लेंथ है पहले केस में, दूसरे इसमें L2 लेंथ है. डायमीटर के केस में अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसे अचीव करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम ड्राइंग ऑपरेशन करना पड़ता है और उसे कहते हैं डीप ड्राइंग. तो डायमीटर आपका कम होता है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उस तरह के ऑब्जेक्ट जनरेट करना मतलब डीप ड्राइंग ऑपरेशन. ये मल्टीपल स्टेप में किया जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये मल्टीपल स्टेप में ही होता है. सो इट इज कॉल्ड एज डीप ड्राइंग. इन दिस ऑपरेशन punch forces a sheet metal blank to flow plastically between the clearance punch and die so that the blank takes a shape of cup. To obtain cup shaped pieces of desired size and wall thickness, the process may be continued through a series of successive smaller dies and punches. एक बार कप बना लिया, फिर से उस कप को दूसरे पंच डाई सेट में रखा, फिर से उसकी लेंथ हमने इंक्रीज कर दी.
बाद में तीसरे पंच डाई सेट में गया, फिर से उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो हर बार उसका डायमीटर धीरे धीरे कम होते जाएगा और लेंथ बढ़ते जाएगी। सो ये आपका पहला आउटपुट है। यहाँ दो ही सेट हमने लिए हैं। पहले इसमें प्रोडक्ट आउटपुट आपका क्या है ये। नाउ दिस आउटपुट विल वर्क एज अ इनपुट फॉर सेकंड पंच डाई सेट। और बाद में क्या किया, जब सेकंड बार ये ऑपरेशन रिपीट किया गया तो आपकी लेंथ इंक्रीज हुई है और डायमीटर जो है वो कंपेरेटिवली आपका क्या हुआ है, यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। सो सच ऑपरेशन विच डन सिक्वेंशियली, पहले बार थोड़ा सा आपने कप शेप ऑब्टेन किया, फिर दूसरी बार उस कप शेप का डायमीटर रिड्यूस किया, लेंथ को बढ़ाया। इस सीक्वेंस में ये ऑपरेशन बढ़ते जाएगा जब तक आपको डिजायर्ड डायमीटर और डिजायर्ड लेंथ जब तक नहीं मिलती है तब तक। सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑफ ड्राइंग, मतलब मल्टीपल ड्राइंग ऑपरेशन परफॉर्म ऑन सेम ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डीप ड्राइंग। एम्बोसिंग। नाउ एम्बोसिंग मीन्स जैसे स्टैंपिंग करते हैं तो स्टैंप के ऊपर जो इम्प्रेशन है वो जो अपने पेज अगर नीचे है तो पेज के ऊपर आ जाता है, उसी तरह से ये ऑपरेशन है एम्बोसिंग। इसमें एक पर्टिकुलर शेप होता है पंच के ऊपर और वो शेप आप ऑब्जेक्ट के ऊपर रिप्रोड्यूस करते, उसे कहते हैं एम्बोसिंग ऑपरेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशन specific shape or figures are produced on the sheet metal. It is used for decorative purpose or giving details like name, trade marks, specification etc. on the sheet metal. एक तो डेकोरेशन के लिए आप डिज़ाइन बना सकते हो एम्बोसिंग से, आपके पंच के ऊपर डिज़ाइन होंगी, वही डिज़ाइन आप प्रेशर से क्या करोगे, शीट मेटल पे रीजनरेट करो, या फिर आप वहाँ पर नाम लिख सकते हो, ट्रेडमार्क आपके कंपनी का अगर कोई सिंबल है उस प्रोडक्ट पे आपको देना है तो ये एम्बोसिंग प्रोसेस से आप कर सकते हो। स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन आपको अगर परमानेंटली शीट मेटल पर इम्प्रेस करने हैं तो एम्बोसिंग ऑपरेशन आप कर सकते हो। देखिए पंच के ऊपर शैलो इम्प्रेशन है आउटवर्ड, ये सिंपल एग्जांपल है। आपका ब्लैंक है, डाई में भी उसी तरह के शैलो इम्प्रेशन है। जब पंच और डाई दोनों एक दूसरे के ऊपर ऑपरेट होंगे तो बीच में जो आपका रॉ मटेरियल था ब्लैंक थे उसके ऊपर वही इंप्रेशन क्या हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज एम्बोसिंग। वही जो पंच के ऊपर इंप्रेशन है वो इंप्रेशन ब्लैंक के ऊपर रीजनरेट करना। कॉइनिंग मतलब सिंपल है, कॉइन जनरेट करने के लिए जो प्रोसीजर होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉइनिंग। अब कॉइनिंग में, एम्बोसिंग में क्या होता है, आपका थिकनेस पूरी तरह से चेंज हो जाता है, थ्रू आउट द प्रोडक्ट आपका थिकनेस बदल जाता है। कॉइनिंग में क्या डिफरेंस है, कॉइनिंग में अपना आपका थिकनेस चेंज नहीं होता, बट जस्ट एक डेकोरेटिव लेयर ही आप डिफॉर्म करते हो, दोनों तरफ से स्क्वीज करते हो प्रोडक्ट को। रिक्वायर्ड जो आपको प्रिंट करना है प्रोडक्ट के ऊपर वो दोनों पंच और डाई दोनों में होता है। पंच और डाई के बीच में प्रोडक्ट स्क्वीज होता है, उसका शेप चेंज नहीं होता, बस उसके ऊपर इंप्रेशन प्रिंट हो जाता है। एम्बोसिंग में क्या है, उसका शेप चेंज हो जाता है। इन कॉइनिंग ऑपरेशन द मेटल हैविंग गुड प्लास्टिसिटी and of proper size is placed within the punch and die, and a tremendous pressure is applied on the blank from both ends. दोनों तरफ से उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। अंडर सीवियर कॉम्प्रेसिव लोड द मेटल फ्लोज इन द कोल्ड स्टेट एंड फिल अप द कैविटी ऑफ द पंच एंड डाई। तो जनरली ये डिज़ाइन होती है। द ऑपरेशन इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स बनाने के लिए, मेडल्स, जैसे आपने देखा होगा स्पोर्ट में जो मेडल दिए जाते हैं उस मेडल को बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, पार्ट्स एक्सेट्रा।
अलग अलग ऑर्नामेंट, जैसे पेंडेंट हो गया, पेंडेंट के ऊपर जो डिज़ाइन रहता है, या डिज़ाइनर बैंगल्स होते हैं उसके ऊपर भी डिज़ाइन होता है, वो भी कॉइनिंग से जनरेट कर सकते हो आप। सो दिस प्रोसेस इज लाइक दिस, ब्लैंक है आपका, उसको कॉइनिंग से आपने कन्वर्ट कर दिया। नाउ बिफोर गोइंग फॉर टाइप्स ऑफ डाइज, लेट्स हैव अ लुक ऑन हाउ दिस प्रोसेसेस एक्चुअली लुक। इसमें से कुछ प्रोसेस हम वीडियो के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। ये तो मैनुअल ऑपरेशन हो गया। अब हम देखते हैं प्रेस मशीन पे ऑपरेशन। ड्राइंग, सर्कुलर ब्लैंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसे कप शेप में कन्वर्ट करना। तो पंच, डाई के ऊपर ब्लैंक रखा जाएगा, ऊपर से पंच आपका प्रेस मशीन के थ्रू ऑपरेट होगा, धीरे धीरे डिफॉर्मेशन होगा, एंड फाइनली द सर्कुलर ब्लैंक विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कप शेप। यही ऑपरेशन रिपीटेड करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? डीप ड्राइंग ऑपरेशन। पंचिंग, पंचिंग और ब्लैंकिंग दोनों सेम ऑपरेशन है। क्या कहते हैं? हम शीट मेटल लेते हैं, ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं ब्लैंक होल्डर। पंच के प्रेशर से ब्लैंक कहीं वहाँ अपने पोजीशन से मूव नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ब्लैंक होल्डर से उसके ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं। पंचिंग में आपका होल इम्पॉर्टेंट है, और जो ब्लैंक आपकी जनरेट होती है वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। ब्लैंकिंग प्रोसेस तो एग्जैक्टली सेम होती है, बट द फाइनल प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज डिफरेंट। ब्लैंकिंग में आपका ब्लैंक इंपॉर्टेंट होता है, जो पोर्शन आपने कट करके रिमूव किया है वो इंपॉर्टेंट होता है, और बचा हुआ जो पोर्शन है जिसमें होल बनाया आपने वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। प्रोसेस नियर अबाउट सेम ही रहेगा आपका। स्लग मतलब वेस्ट, ब्लैंक इज अ रिक्वायर्ड पार्ट। तो प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, पंचिंग और ब्लैंकिंग। नॉचिंग, नॉचिंग मतलब थ्रू होल नहीं बनाते, इसमें कंप्लीट होल नहीं होता है, नॉच बनाते हैं हम। एजेस पर ऑपरेट होता है पंच। अलग अलग शेप के नॉच आप बना सकते हो। पार्शियल होल इस तरह से, ये पूरा होल नहीं है। जब आप एज पे पंच को ऑपरेट करते हो तो उस समय उसे क्या कहते हैं? नॉचिंग। लांसिंग ऑपरेशन, देखिए पंच का शेप देखिए। लांसिंग ऑपरेशन मतलब एक तरफ कट करना। पंच किस तरह से है?
इस तरह से शेप है पंच का। जब ये ब्लैंक के ऊपर ऑपरेट होगा तो एक तरफ से इसे कट कर देगा, और यहाँ पर कटिंग एज न होने की वजह से दूसरी तरफ से इसे क्या कर देगा, वो दूसरी तरफ से इसे बेंड कर देगा। तो आपको ऑब्जेक्ट किस तरह से मिलेगा, इस तरह से ऑब्जेक्ट मिलेगा, एक तरफ से कट, दूसरी तरफ से बेंड। इसमें पूरी तरह से मटेरियल कट नहीं होता है, इस तरह से। समझ में आ गया? एक तरफ से बेंड कर दिया उसने, एक तरफ से कट कर दिया। पंच का काम क्या है, पार्शियली कट करना, कॉइनिंग। हेवी प्रेशर अप्लाई करते हैं हम रॉ मटेरियल पे। जनरली कॉइन्स और मेडल्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये डाई है, पंच है, डाई के ऊपर ऑलरेडी एक इम्प्रेशन होगा, आपके पंच के ऊपर भी इम्प्रेशन होगा। दोनों के बीच में आप रॉ मटेरियल को रखोगे, और दोनों तरफ से प्रेशर अप्लाई करोगे। और पंच और दोनों का जो इम्प्रेशन है वो आपके कॉइन पे या मेडल पे क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब एम्बोसिंग में क्या डिफरेंस है देखिए। कॉइनिंग में ओवरऑल शेप चेंज नहीं हुआ था, लेकिन एम्बोसिंग में एक लार्ज इम्प्रेशन बनाया जाता है। ये एम्बोसिंग पंच है और एम्बोसिंग डाई। जो पंच पे एक्सटेंडेड पोर्शन है वही पोर्शन डाई में कैसे होगा, निगेटिव एक्सटेंडेड होगा। जैसे ही पंच और डाई एक दूसरे पे ऑपरेट हुए तो ये ऑपरेशन हो गया एम्बोसिंग का। ये आपने सीपीयू के शीट्स पे देखा होगा एम्बोस प्रोडक्ट। सीपीयू की जो कवर होता है उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ आपको ये प्रोडक्ट दिखाई देगा। सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पोर्शन। यहाँ हमारे सारे ऑपरेशंस खत्म हो गए, फॉर्मिंग और कटिंग ऑपरेशन। नाउ वी विल गो फॉर टाइप्स ऑफ डाइज। अलग अलग तरह के डाइज जो यूज़ होते हैं अलग अलग ऑपरेशन के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। फर्स्ट वन इज अ सिंपल डाई। सिंपल डाई परफॉर्म सिंगल ऑपरेशन फॉर ईच स्ट्रोक ऑफ द प्रेस स्लाइड। सिंपल डाई मतलब एक जनरल पंच और डाई का सेट जो एक बार प्रेस ऊपर नीचे जब होती है उसे कहते हैं सिंगल स्ट्रोक। उस समय एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। वो कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, लेकिन इन जनरल वो कटिंग ऑपरेशन हम रेफर करते हैं। जब भी हम डाई सेट पढ़ते हैं तो कटिंग ऑपरेशन के लिए ही जनरली हम रेफर करते हैं। तो वो कोई भी एक सिंगल ऑपरेशन होगा, पंचिंग, ब्लैंकिंग, नॉचिंग, स्लिटिंग, कोई भी एक सिंगल ऑपरेशन। द ऑपरेशन कैन बी ऑफ द ऑपरेशन लिस्टेड अंडर कटिंग और फॉर्मिंग ऑपरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो चाहे कटिंग ऑपरेशन हो या फॉर्मिंग ऑपरेशन हो, लेकिन एक सिंगल ऑपरेशन होगा एट ए टाइम। तो यह है आपका सिंपल डाई। पंचिंग ऑपरेशन के लिए परफोरेटिंग यानी पंचिंग, तो एक सिंपल पंच होता है। दिस वन इज अ स्ट्रिपर और ऑल्सो एक्ट एज अ ब्लैंक होल्डर। ये आपका क्या है, ब्लैंक है।
नीचे जो पोर्शन है आपका वो क्या है, डाई। जैसे ही पंच डाई में ऑपरेट होगा तो पंच के शेप का ऑब्जेक्ट आपका अलग से रिमूव हो जाएगा और बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, अ पार्ट विथ अ होल। सो यह है सिंपल डाई। अब ब्लैंकिंग के जगह पे पंचिंग भी हो सकता है, नॉचिंग भी हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, कॉइनिंग हो सकता है या एम्बोसिंग भी हो सकता है, लेकिन कोई एक सिंगल ऑपरेशन होगा। तो ये सबसे सिंपल पंच होता है, सिंपल डाई। नाउ सेकंड वन इज अ कंपाउंड डाई। So simple die is what? When die is designed to perform a single operation with each stroke of the press. That is called as simple die. एक स्ट्रोक में एक सिंगल ऑपरेशन होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी कटिंग ऑपरेशन हो सकता है या फिर कोई भी फॉर्मिंग ऑपरेशन भी हो सकता है। तो ये सबसे सिंपल डाई होता है। रैम के ऊपर एक सिंगल पंच माउंट होगा और नीचे बेस के ऊपर एक सिंगल डाई होगा। नीचे की तरफ क्या होता है, एक इंक्रीजिंग अमाउंट में आपका क्लियरेंस दिया जाता है ताकि इजीली आपका जो कट पोर्शन है वो रिमूव। दूसरा आपका डाई है कंपाउंड डाई। अब कंपाउंड डाई मतलब सिंपल डाई में अगर एक ही ऑपरेशन हो सकता है तो कंपाउंड डाई में मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डाइज टू और मोर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एट वन स्टेशन। Only cutting operations are carried out, hence these dies are considered as cutting dies. यहाँ दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ द मशीन। ये डाई इस तरह से डिज़ाइन होता है कि एक बार जब मशीन ऑपरेट होगी या प्रेस ऊपर नीचे ऑपरेट होगा तो उस समय दो या उससे ज़्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं, सिंगल ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन दोनों ऑपरेशन क्या होंगे, कटिंग से रिलेटेड ऑपरेशन रहेंगे। मतलब एक कटिंग का ऑपरेशन दूसरा फॉर्मिंग का ऑपरेशन, इस तरह से नहीं। बोथ ऑपरेशन विल बी रिलेटेड टू कटिंग ओनली, कटिंग से ही रिलेटेड रहेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड डाई। दो ऑपरेशन हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंपाउंड करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड डाई। The washer is produced by simultaneous blanking and piercing operation. They are more accurate and economical in mass production. अब देखिए, मुझे एक वॉशर प्रोड्यूस करना है। वॉशर सबको पता है, नट और बोल्ट के बीच में जो पैकिंग मटेरियल हम रखते हैं उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, बराबर है। सेंटर से इसके नट पास होता है और बोल्ट से हम उसे क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो देखिए, ओरिजिनल आपका रॉ मटेरियल कुछ इस तरह से है, रेक्टेंगुलर पीस। अब यहाँ पर आपको दो ऑपरेशन करने हैं। पहला ऑपरेशन है एक ब्लैंक जनरेट करना, ये होगा ब्लैंकिंग ऑपरेशन। मतलब यहाँ आपको इम्पोर्टेंट क्या है, जो आप पोर्शन कट करके रिमूव कर रहे हो ये पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ब्लैंकिंग में, ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। तो पहला ऑपरेशन हो गया ब्लैंकिंग, आपने एक सर्कुलर पोर्शन वहाँ से रिमूव किया। अब दूसरे ऑपरेशन में आपको क्या करना है, जो ब्लैंक आपने ऑलरेडी बनाया है उसमें आपको होल कट करना है। ये दोनों ऑपरेशन का कंबाइन क्या होगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट वॉशर। अब फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास,
एक सर्कुलर ब्लैंक और उसके अंदर एक फिर से होल, ये प्रोडक्ट हो गया वॉशर। तो ये वॉशर प्रोड्यूस करना, ये एग्जाम्पल हो गया इस तरह के ऑपरेशन। तो वॉशर प्रोड्यूस करने के लिए आपको पहले ब्लैंकिंग करना पड़ेगा, फिर ब्लैंकिंग में आपको पंचिंग करना पड़ेगा, जो ब्लैंक अवेलेबल है आपके पास उसको पंच करना पड़ेगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका वॉशर। लेकिन बट इफ आई वांट द वॉशर एज अ फाइनल प्रोडक्ट इन अ सिंगल प्रोसेस, तो मुझे उस तरह से आपका पंच डिजाइन करना पड़ेगा, उस तरह से आपको आपका पंच डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑपरेशन कंबाइन करने के लिए जो प्रोसेस, जो पंच होता है या डाई सेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड कंपाउंड डाई। उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड डाइस। तो ये किस तरह से होता है देखिए। कंपाउंड डाई में जो आपका पंच है, दिस वन इज अ कंप्लीट पंच, बट दिस इज नॉट अ सिंपल पंच। इस पंच के अंदर एक मूवेबल पोर्शन है, ये पोर्शन आपको दिख रहा है। सो दिस पंच विल बी ऑपरेटेड एज अ टू मेंबर, दो मेंबर ऑपरेट होगा। पहले तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए, ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्या है? जो ओरिजिनल आपकी मेटल की शीट है उसमें से बड़ा सर्कुलर ब्लैंक बनाना, होल का पोर्शन कट करना, और जो कट हुआ पोर्शन है उसे यूज करना है हमें। तो ये आउटर शेप ऑफ द पंच इज यूज फॉर ब्लैंकिंग ऑपरेशन, यहां से ब्लैंक कट करने के लिए उसका यूज होगा। तो ये पोर्शन क्या करेगा? यहां से इस तरह से कट करेगा ओरिजिनल प्रोडक्ट को। तो आपके पास क्या बचा है अभी? ये ब्लैंक बचा है। ये पोर्शन जो है मेटल का, ये हम डिस्कार्ड कर देंगे, दिस इज वेस्ट प्रोडक्ट। नाउ एट द सेम टाइम this portion of the die will act as a punch or will provide a space for a piercing punch। जो पंचिंग ऑपरेशन के लिए पंच है वो नीचे है, ये है आपका ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए पंच। ऊपर जो है वो ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए पंच है। पंचिंग ऑपरेशन के लिए जो पंच है वो कहाँ पर है? नीचे की तरफ है। मतलब नीचे दो चीजें हैं, पहला तो डाई फॉर ब्लैंकिंग ऑपरेशन, ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए डाई, और दूसरा है पंच फॉर पंचिंग ऑपरेशन और पियर्सिंग ऑपरेशन के लिए पंच। ऊपर है ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए पंच और पंचिंग और पियर्सिंग ऑपरेशन के लिए डाई। इसका इनसाइड, आउटसाइड तो एज अ पंच यूज हो रहा है, लेकिन इनसाइड नीचे जो पंच है उसके लिए एज अ डाई यूज हो रहा है। तो ये दोनों कैसे है? कंबाइन है। नीचे डाई भी है और पंच भी है, ऊपर की तरफ भी पंच है और उसके अंदर डाई है। तो यहाँ डाई के अंदर पंच है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ पंच के अंदर डाई का पोर्शन है। इसका कंबाइन इफेक्ट क्या होगा? पहले ऑपरेशन से, तो ये आपका ओरिजिनल मेटल पीस है इस तरह से। पहले ऑपरेशन में क्या होगा? इतना पोर्शन रिमूव होगा, और दूसरे ऑपरेशन में क्या होगा? ये पोर्शन रिमूव हो जाएगा। देखिए, पहले ऑपरेशन में आपका ये पोर्शन कट होके आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट दिस ऑब्जेक्ट। और दूसरे ऑपरेशन में ये पोर्शन उस ऑब्जेक्ट से कट होगा और आपको क्या मिलेगा? रिक्वायर्ड शेप ऑफ वॉशर, इतना पोर्शन मिलेगा आपको। लेकिन ये दोनों ऑपरेशन एक साथ ऑपरेट होंगे, एक साथ मिलेंगे, आपको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास दो पंच और दो डाई सेट होने चाहिए जिससे ये ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सके। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रोक में आपका वॉशर एज अ प्रोडक्ट जनरेट होता है, कंपाउंड डाई।
When die is designed to perform two or more operation at a single position of a metal strip. अब देखिए एनिमेशन में थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए एक सिंगल रैंप पर क्या क्या माउंट है। ये थोड़ा अलग डिज़ाइन है हमने जो देखा उससे, लेकिन प्रोसेस वही होगा। कटिंग डाई, ये किसके लिए है? ब्लैंकिंग के लिए। पंचिंग डाई, जो सेकंड ऑपरेशन होगा बीच में छोटा होल बनाने का। ब्लैंकिंग क्या है? ब्लैंकिंग इज ऑपरेशन इन विच ब्लैंक इज प्रोड्यूस। बचा हुआ पार्ट हम डिस्कार्ड करते हैं। पंचिंग ऑपरेशन में क्या होता है? होल प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें ब्लैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, होल इंपॉर्टेंट है। द पार्ट विद द होल इज योर फाइनल प्रोडक्ट। और ब्लैंकिंग में द पार्ट विद द होल इज योर वेस्ट प्रोडक्ट। तो अब बीच में ब्लैंक बची है आपकी, साइड पोर्शन ने बाकी बचा हुआ पोर्शन कट कर दिया, बीच में ब्लैंक बचा हुआ है। और फिर जो बीच वाला पोर्शन है उसे रिमूव करेंगे और आपको एज अ बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? वॉशर। ये एक्चुअल वर्किंग है कंपाउंड डाई का। देखिए आपको क्या मिल रहा है? एक ब्लैंक भी मिल रहा है जिसके अंदर होल है। ये एक्चुअल मशीन है कंपाउंड डाई वाली, जिसमें कंपाउंड डाई लगा हुआ है, प्रेस वर्किंग मशीन। आपको डायरेक्टली एक ऐसा पोर्शन मिल रहा है जिसमें होल है। आउटर शेप क्या है? हेक्सागोनल। और इनर शेप है, लेकिन एक सिंगल ऑपरेशन में ये हो रहा है। तो इस तरह के डाई को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड डाई। इस एनिमेशन में आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा ये। देखिए क्या हुआ, समझ में आ रहा है आपको? मैं बताता हूँ। ये एज अ पंच ऑपरेट हो रहा है फॉर मेकिंग द आउटर शेप। ये आउटर शेप कट करने के लिए वो एज अ पंच ऑपरेट हो रहा है। इसी पंच में आपका दूसरा डाई भी है। कहाँ पर है? ये देखिए, ये डाई है। ये डाई किस लिए? इस इनर शेप के लिए। ऊपर का क्लियर हो गया? आउटर शेप आपका पंच है आउटर सर्कल के लिए। वॉशर का जो आउटर सर्कल है, वाटर वॉशर का शेप आपको सबको पता है, नहीं पता है तो यहाँ दिख रहा है आपको। तो पंच का आउटर एज अ पंच ही यूज हो रहा है आउटर सर्कल के लिए, लेकिन पंच में जो ये इनर पोर्शन आपको दिख रहा है ये एज अ डाई यूज हो रहा है फॉर इनर सर्कल ऑफ द वॉशर। अब नीचे की तरफ देखिए, समझ में आ गया? इस तरह से देखिए। अब नीचे की तरफ देखिए,
this portion is used as a die for this punch, and this is a punch die. इसके लिए die कौन सा है? ये अंदर वाला पोर्शन. तो यहां पर भी die है और उसके अंदर पंच है. यहां पर पंच है ऊपर की तरफ और उसके अंदर die है. दैट इज द मेजर डिफरेंस. ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर करता है क्योंकि ये अच्छे क्वालिटी का एनिमेशन है. सो आई होप यू डिड अंडरस्टैंड द कंपाउंड डाई. इसके डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से. नेक्स्ट वन इज अ कॉम्बिनेशन डाई. इन कॉम्बिनेशन डाई ऑल्सो देयर आर मोर देन two or more than two operations, but it is a combination of two types of operation, that is cutting and forming operation. कंपाउंड डाई में क्या होता है, दोनों ऑपरेशन कटिंग ऑपरेशन होने चाहिए. यहां पर एक ऑपरेशन कटिंग और दूसरा फॉर्मिंग हो सकता है. दैट टाइप ऑफ डाई इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन डाई. मोर देन वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एट अ वन स्टेशन. ये तो ठीक है, सेम हो गया जैसे कंपाउंड डाई था. It differs from compound die in such a way that a cutting operation is combined with bending or drawing operation. कटिंग ऑपरेशन तो वहाँ पर है ही, लेकिन उसके साथ आपका बेंडिंग या ड्राइंग ऑपरेशन होता है. डाई इस तरह से डिजाइन होती है कि कटिंग के साथ आपका बेंडिंग और ड्राइंग ऑपरेशन हो सकता है. दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन डाई. द डाई रिंग विच इज माउंटेड ऑन द डाई शू is counterbored at the bottom to allow the flange of a pad to travel up and down. A drawing punch of required shape is attached to the die shoe. Die shoe में इस बार आपका क्या अटैच होता है? ड्राइंग पंच. पिछले बार डाई में क्या अटैच था? कटिंग पंच और पंचिंग पंच, पियर्सिंग पंच. इस बार अटैच होता है ड्राइंग पंच. The blanking punch is secured to punch holder. देखिए, ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए जो पंच है वो ऊपर की तरफ ही माउंट होगा पंच होल्डर में. हम रेफर कैसे करते हैं? पंच मतलब जो ऊपर का पोर्शन है जो मूवेबल है. डाई मतलब जो फिक्स है, बॉटम में जो माउंट है. इन ऑपरेशन द ब्लैंक होल्डिंग रिंग डिसेंट एज अ पार्ट इज ब्लैंक. देन the drawing punch contacts and force the blank into the drawing die which is made in the blanking punch. डिजाइन नियर अबाउट सेम होता है, लेकिन कंपाउंड डाई में दोनों ऑपरेशन कटिंग होते हैं. यहाँ पर एक ऑपरेशन कटिंग का होगा एज इट इज जैसे पिछले बार हुआ था, लेकिन इस बार जो नीचे जो पंच है वो कटिंग का काम नहीं करेगा. वो क्या करेगा? जो ब्लैंक आपने कट की है उस ब्लैंक को कप शेप में कन्वर्ट करने का काम करेगा. सो देयर आर अगेन टू ऑपरेशंस हियर, बट दे आर इन कॉम्बिनेशन. वो कंपाउंड नहीं किए गए हैं, वो कंबाइन किए गए हैं. इस तरह से देखिए, अब इसमें बहुत डिफरेंस है. ये पोर्शन जो है इसका आउटर कटिंग का काम करेगा, जिसकी वजह से आपका ब्लैंक जनरेट होगा. इसके लिए एज अ डाई कौन काम कर रहा है? दिस टू गैप्स, इसके अंदर वो डाई का काम कर रहा है. अब ये जो ब्लैंक आपका जनरेट हुआ है वो ब्लैंक इस ड्राइंग डाई में ऑपरेट होगा ड्यू टू दिस ड्राइंग पंच. ये जो सेंटर का पोर्शन है वो पंच है, लेकिन कौन सा पंच है? ड्राइंग पंच. ये कटिंग का काम नहीं करेगा. ये इस ब्लैंक को इस ड्राइंग डाई में ड्रॉ करेगा और कप शेप में कन्वर्ट करेगा. तो इसमें कौन से पोर्शन है? नॉकआउट, ये एक स्ट्रिपर रॉड है जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट यहाँ पर ड्रॉ हुआ है उसे आप रिमूव कर सकते हो उस रॉड से. सो दिस वन इज अ ब्लैंकिंग पंच, आउटर पोर्शन. उसका इनर पोर्शन क्या है? ड्राइंग डाई. नीचे क्या है आपका? डाई रिंग. इसका जो यहाँ पर पोर्शन है, इनसाइड पोर्शन ऑफ दिस डाई रिंग इज यूज एज अ डाई, that is cutting die
ब्लैंकिंग के लिए जो डाई यूज हो रहा है, और इसका ये इनसाइड पोर्शन वर्क करेगा ड्राइंग पंच की तरह। तो यहाँ पर भी ऊपर दोनों है, एक है पंच, दूसरा है डाई। नीचे भी दोनों चीज़ें हैं, पहला तो है डाई, दूसरा है पंच, लेकिन यहाँ फंक्शन अलग है। कंपाउंड में दोनों पंच और डाई कटिंग का काम करते थे, यहाँ पर एक पंच डाई सेट कटिंग का काम करता है, दूसरा पंच डाई सेट ड्राइंग का काम करता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। So, next type of die is called as progressive die. A progressive die or follow on die has a series of station. अब प्रोग्रेसिव डाई में क्या होगा, इसमें भी बहुत सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं, बट यूजिंग मल्टीपल डाई एंड पंचेस माउंटेड ऑन सेम रैम, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव डाई. At each station, an operation is performed on a workpiece during a press stroke. नंबर ऑफ स्टेशन होंगे, हर स्टेशन पे एक सिंगल ऑपरेशन होगा, लेकिन सारे के सारे पंचेस या डाइस कैसे माउंट होंगे, एक सिंगल रैम्प पे माउंट होंगे. बिटवीन द स्ट्रोक द पीस ऑफ द मेटल स्ट्रिप इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट स्टेशन. वही वर्क पीस दूसरे स्टेशन पे जाएगा, वहां पर दूसरा ऑपरेशन होगा, फिर तीसरे स्टेशन पे जाएगा, तीसरा ऑपरेशन होगा, सीक्वेंशियली ये कैरी आउट होगा. When the piercing punch cut a hole in the strip, the blanking punch blank out portion of the metal in which a hole has been produced at previous station. Hence, after each stroke, a finish washer is produced. देखिए, आपका मेटल स्ट्रिप पहले स्टेशन पे आएगा, वहां पे ब्लैंकिंग ऑपरेशन होगा, वही मेटल स्ट्रिप दूसरे स्टेशन पे जाएगा, वहां पर पंचिंग ऑपरेशन होगा. तो यहाँ दो स्टेप में आपका वॉशर जनरेट हो रहा है, लेकिन ये ऑपरेशन कंटिन्यूअस है, पंचिंग ब्लैंकिंग. तो दो स्ट्रोक के बाद आपका प्रोडक्ट फिनिश होगा पहला, लेकिन दूसरे बार क्या होगा, दूसरे बार आपका एक सिंगल स्ट्रोक में वॉशर जनरेट होगा, तीसरी बार भी सिंगल स्ट्रोक में वॉशर जनरेट होगा. तो ये डायग्राम है आपका प्रोग्रेसिव डाई का. पहला ब्लैंकिंग पंच है, यहाँ से आपका ब्लैंक जनरेट होगा, ये स्ट्रिप आगे की तरफ ट्रांसफर होगी, उसी ब्लैंक में आपका पंचिंग होगा. अब जब यहाँ आपका वॉशर जनरेट हो रहा है सेकंड स्टेशन पर, तो पहले स्टेशन पर आपका ब्लैंक फिर से रेडी हो रहा है, और जब ये स्ट्रिप फिर से यहाँ पर जाएगी तो यहाँ एक ब्लैंक प्रोड्यूस होगा पहले स्टेशन पर, और दूसरे स्टेशन पर वॉशर प्रोड्यूस होगा. तो ये ऑपरेशन कंटिन्यूसली सेकंड स्टेशन पर एज अ वॉशर आपका फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव डाई. प्रोग्रेस में ऑपरेशन होता है, लेकिन यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया क्या, देयर इज अ सिंगल पंच होल्डर फॉर बोथ द पंचेस. दोनों पंच के लिए एक सिंगल पंच होल्डर है, और एक सिंगल डाई में ही दोनों डाई होल बनाए गए. तो यहाँ सिंगल स्ट्रोक में एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, लेकिन प्रोग्रेशन में ऑपरेशन कंबाइन नहीं किए हमने प्रोग्रेसिवली एक के बाद दो ऑपरेशन एक दूसरे के प्रोग्रेशन में रखे. पहला ऑपरेशन होगा, दूसरा ऑपरेशन होगा, उसी समय जो पीछे जो स्ट्रिप है उस पर पहला ऑपरेशन फिर से होगा, और वो दूसरे ऑपरेशन के लिए फिर से प्रोग्रेशन में आगे बढ़ते जाएगी. जैसे कि आप देख रहे हो, स्ट्रिप कंटिन्यूसली मूव हो रही है. पहला ऑपरेशन आपका कहाँ पर हो रहा है, जो रेड कलर का पंच दिख रहा है आपको, वो पहले एक होल बना रहा है, वो आगे होता है, और फिर आपका ब्लैंक कट हो रहा है. तो सेकंड प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, फाइनल प्रोडक्ट एज अ वॉशर. लेकिन जब वॉशर कट होता है तो जो रेड वाला पंच है वो ऑलरेडी एक होल जनरेट करता है. तो कुछ समय के बाद आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट वॉशर आपको कंटिन्यूसली मिलते जाएगा.
आप नीचे की तरफ देख सकते हो, उन्होंने स्ट्रिप का साइड व्यू दिया है नीचे। नीचे आप देख रहे हो, पहले छोटा होल था, उसके बाद वॉशर आपका प्रोड्यूस हुआ। देखिए ये एक्चुअल वर्किंग है प्रोग्रेसिव डाई का। इसमें देखिए कैसे होता है। एक मेटल स्ट्रिप है, पहला जो पंच है वो एक सेंट्रल होल बनाता है, आप होल देख सकते हो, और दूसरा जो पंच है वो एक कंटूर कट करता है उसमें। देखिए अब 3 होल है यहाँ पर और 2 पोर्शन कट हुए हैं। अब 4 होल हो गए और 3 पोर्शन कट हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन कंबाइन किए हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसे। जैसे जैसे आगे बढ़ता है प्रोडक्ट, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट देखिए किस तरह से। 2 कटिंग ऑपरेशन, एक ड्राइंग ऑपरेशन, और इस तरह का फाइनल आपको प्रोडक्ट मिलता है जिसमें कंबाइन है बेंडिंग, 2 कटिंग और फॉर्मिंग ऑपरेशन। तो ये बहुत एडवांस प्रोग्रेसिव डाई हो गया आपका। जैसे जैसे स्ट्रिप आगे बढ़ते जाती है, एक एक ऑपरेशन उस पर ऐड किया जाता है प्रोग्रेस में, और आपको फाइनली आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। सिंगल स्ट्रोक में एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको। जैसे ही सारे प्रोग्रेशन खत्म हो गए, उसके बाद आपको एक स्ट्रोक में एक फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। ये इसका एडवांटेज है। जब तक सारे ऑपरेशन खत्म नहीं होते तब तक तो ठीक है, जैसे ही सारे ऑपरेशन खत्म हो गए, आपको एक स्ट्रोक में एक फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये है आपका प्रोग्रेशन डाई। यहाँ पर तो बहुत सारे ऑपरेशन कंबाइन किए हैं। सबसे लास्ट वाला जो होल है उसे ऑब्जर्व कीजिए कि उसके साथ कैसे वर्किंग हो रहा है। ये होल, उसे ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे धीरे धीरे प्रोडक्ट का शेप चेंज होते जाता है, कैसे धीरे धीरे एडिशनल होल उसमें बनते जाते हैं। सो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव ऑपरेशन। एक ही मेटल स्ट्रिप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाती है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलते जाते हैं। नाउ we will study some design consideration for punching and blanking. These design consideration should be followed while designing the punch and die. So first one, diameter of punch hole should not be less than the thickness of the metal with minimum 0.3 millimeter. जो आप पंचिंग करोगे उसका डायमीटर जो आपकी मेटल शीट है उसके थिकनेस से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम व्हाइल वर्किंग। और मिनिमम कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 0.3 मिलीमीटर का उसका डायमीटर होना चाहिए, उससे कम नहीं, फिर चाहे थिकनेस कोई भी हो। तो थिकनेस से तो कम डायमीटर होना ही नहीं चाहिए। और मिनिमम कितना होना चाहिए उसका? 0.03 मिलीमीटर। ये पहला डिज़ाइन कंसिडरेशन है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन होल एंड द एज ऑफ द स्टॉक शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द मेटल थिकनेस। इसका क्या मतलब हुआ? ये अगर आपका मेटल प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप होल कर रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है एज से होल का डिस्टेंस हर तरफ से, तीनों तरफ से, ये कितना होना चाहिए? इट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द थिकनेस। इस मेटल शीट की जो थिकनेस है उसके थिकनेस के इतना होना चाहिए। क्लियरेंस, इट इज डिफरेंस इन डायमेंशन ऑफ पंच एंड डाई फॉर स्मूथ ऑपरेशन। क्लियरेंस मतलब सपोज ये आपका डाई है, जो आपके बेस पे माउंट होगा, और ये पंच है। सो क्लियरेंस इज व्हाट? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन, सॉरी फिर से बनाता हूं मैं। दिस वन इज अ डाई mounted on a base
and this is your punch. Now clearance is what? Clearance is a difference between the dimension of punch and die. ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायमीटर ऑफ पंच एंड डाई. सपोज दिस इज ए, दिस इज ए, सो क्लियरेंस इक्वल टू ए प्लस ए. इट इज कॉल्ड एज क्लियरेंस. सो इट इज अ डिफरेंस इन डायमेंशन ऑफ पंच एंड डाई. और ये क्यों दिया जाता है? सो दैट द ऑपरेशन शुड बी स्मूथ. So C equal to AT, clearance equal to AT, where capital C represent clearance in millimeter, A is a allowance depend upon size of punch and die, thickness of metal, and the ऑपरेशन, वो पंचिंग ऑपरेशन है, ब्लैंकिंग ऑपरेशन है या ड्राइंग ऑपरेशन है, इसके ऊपर स्टैंडर्ड अलाउंस आपको निकालना पड़ता है. T इज अ स्टॉक थिकनेस. C इक्वल टू 80 में A अलाउंस है, T इज अ थिकनेस ऑफ द रॉ प्रोडक्ट. सो जनरली वैल्यू ऑफ A is given in design data book. It is 0.045 for tempered aluminum or aluminum alloy. A is 0.06 for alloy aluminum, tempered brass, soft cold steel, soft stainless steel, and value of A equal to 0.075 for hard cold rolled steel and hard stainless steel. तो ब्लैंक और पंच में कितना डिफरेंस होना चाहिए ये डिसाइड करता है आपका क्लियरेंस. और क्लियरेंस के लिए अलाउंस कितना होना चाहिए ये आपको स्टैंडर्ड डेटा बॉक्स से मिल जाएगा. और उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा क्लियरेंस इक्वल टू अलाउंस मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट. अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरेंस कैसे मेजर करते हैं. फॉर होल एज अ प्रोडक्ट, आपका होल एज अ प्रोडक्ट कौन से ऑपरेशन में होता है? पंचिंग ऑपरेशन में, जिसमें आपका होल जो है वो इंपॉर्टेंट है, पार्ट विद द होल, और जो ब्लैंक होता है उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं. सो फॉर होल एज अ प्रोडक्ट, पंच डायमीटर इक्वल टू साइज. देखिए यहां पर आप देख सकते हो पंच डायमीटर इक्वल रिक्वायर्ड साइज ऑफ होल. हमेशा हम क्या करते हैं? पंच डायमीटर. अब ये किस बारे में हो रहा है? पंचिंग ऑपरेशन के बारे में. तो पंचिंग ऑपरेशन में पंच इंपॉर्टेंट होता है, जो ऊपर का पोर्शन होता है डायसेट का वो इंपॉर्टेंट होता है, और उसका साइज और होल का साइज हम एग्जैक्टली सेम लेते हैं फॉर पंचिंग ऑपरेशन, जिसमें होल एज अ फाइनल प्रोडक्ट होता है आपका. तो पंच डायमीटर इक्वल टू साइज हमेशा डाई डायमीटर इक्वल टू साइज प्लस ट्वाइस सी. जो डाई का डायमीटर होता है वो हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं जो एक्चुअल रिक्वायर्ड होल है उससे, और वो कितना बड़ा होता है? साइज प्लस ट्वाइस सी. दोनों तरफ हम क्लियरेंस सी क्लियरेंस ऐड करते हैं डाई के डायमेंशन के लिए, और उससे आपका बनता है डाई का डायमेंशन. तो साइज इज व्हाट? साइज इज द डायमेंशन ऑफ होल रिक्वायर्ड, क्योंकि आप यहाँ पर होल एज अ फिनिश प्रोडक्ट है, होल का डायमेंशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए हमेशा हम पंच का डायमीटर इक्वल टू साइज, दैट इज डायमेंशन ऑफ होल रिक्वायर्ड, एंड डाई डायमीटर इक्वल टू साइज प्लस ट्वाइस सी, मतलब पंच का डायमीटर प्लस ट्वाइस ऑफ क्लियरेंस फॉर होल एज अ प्रोडक्ट. फॉर ब्लैंक एज अ प्रोडक्ट, अब हमारे पास ब्लैंक एज अ प्रोडक्ट है, मतलब जो आपको कट हुआ पोर्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जिसमें आपका होल बना है उसे आपकी ज़रूरत नहीं है. तो ब्लैंक इज अ फाइनल प्रोडक्ट. ये कौन सा ऑपरेशन हो गया? ब्लैंकिंग ऑपरेशन. पंच डायमीटर, इस केस में पंच डायमीटर क्या होगा? साइज माइनस ट्वाइस सी. तो यहां पंच का डायमीटर इंपॉर्टेंट नहीं होता है. आप पहले कौन सा डायमीटर डिसाइड करते हो? डाई का डायमीटर. सो हियर द डाई डायमीटर इज इक्वल टू साइज, क्योंकि आपको आउटर शेप इंपॉर्टेंट है. पंचिंग ऑपरेशन में आपको इनर शेप इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ
डाई डायमीटर इक्वल टू साइज, और पंच का डायमीटर हम बाद में कैलकुलेट करते हैं बाय सब्सट्रैक्टिंग ट्वाइस सी फ्रॉम द डायमीटर ऑफ डाई. अगेन साइज इज अ डायमेंशन ऑफ ब्लैंक रिक्वायर्ड. पहले केस में साइज क्या थी? साइज इज द डायमेंशन ऑफ होल रिक्वायर्ड. यहाँ पर साइज इज द डायमेंशन ऑफ ब्लैंक रिक्वायर्ड. दोनों में डिफरेंस है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. डिज़ाइन फॉर पंचिंग एंड ब्लैंकिंग. तो यहाँ पर हमारा ये यूनिट खत्म होता है, 5th यूनिट. अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो कैसे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, उसे हम एक बार देखेंगे. दैट इज क्वेश्चन बैंक. एक्सप्लेन प्लेस टर्मिनोलॉजी. पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रेस टर्मिनोलॉजी एंड इट्स वेरियस एलिमेंट्स विथ नीड स्केच. इसके लिए आपको प्रेस टर्मिनोलॉजी का 2 डायग्राम बनानी पड़ेगी. उसमें 2 डायग्राम्स है और फिर उसे शॉर्टली एक्सप्लेन करना पड़ेगा. 2 डायग्राम, उसके बाद एक्सप्लेनेशन के लिए ज़्यादा मार्क्स नहीं बचे, 6 मार्क का है. तो सिंगल लाइन में हर कंपोनेंट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन फॉलोइंग डाई कटिंग ऑपरेशन. ब्लैंकिंग, लांसिंग, परफोरेटिंग, स्लिटिंग, ये सारे ऑपरेशन हमने कवर किए हैं. 7 मार्क का क्वेश्चन है. तो हर ऑपरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डायग्राम, नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम. और इनके डायग्राम भी बहुत इजी है. ऑपरेशंस के डायग्राम बहुत इजी है, वो डायग्राम बनाने हैं और 3 to 4 लाइंस में उसे एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फ्लाई प्रेस और हैंड प्रेस विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच. मैनुअल प्रेस जो हैंड प्रेस होता है उसका स्केच बनाना है. फिर उसका कंपोनेंट, पहला क्या आएगा? स्केच. दूसरे आएंगे कंपोनेंट्स को आपको मार्क करने हैं. स्केच वेल्ड, नीट और लेबल्ड होना चाहिए. हर कंपोनेंट का नाम वहाँ पर होना चाहिए. फिर आएगा शॉर्ट में वर्किंग. वर्किंग क्या होता है? अगर आपको याद है तो एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, ये उसमें आना चाहिए एक्सप्लेन के क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोग्रेसिव डाई विद द नीट स्केच, स्टेट इट्स एप्लीकेशन. अब प्रोग्रेसिव डाई हमने एनिमेशन भी देखा है, उसका वीडियो भी देखा है, एक्चुअल वर्किंग भी देखा है. तो उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम आएगा और थोड़ा सा उसे डिस्क्राइब करना है. बाद में क्या आएंगे उसके एप्लीकेशन, किस तरह के प्रोडक्ट के लिए वो यूज़ होता है. 5th क्वेश्चन, क्लासिफाई प्रेस अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन. ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच गैप प्रेस एंड हॉर्न प्रेस विद देयर एप्लीकेशन. पहले तो सिंपल क्लासिफिकेशन आएगा. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मतलब शेप ऑफ फ्रेम. तो 2 क्लासिफिकेशन आपको बस लिखने हैं. पहला अकॉर्डिंग टू पावर ट्रांसमिशन, 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे. दूसरा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द, तो आपको बस नाम लिखने हैं. कैटेगरी पावर ट्रांसमिशन, उसके नाम. दूसरी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, मतलब टाइप ऑफ फ्रेम, उसके नाम. अब इसके बाद ये तो हो गया, ये एक सिंगल लाइन में हो जाएगा. दूसरा, एक्सप्लेन विथ नीट स्केच गैप प्रेस, हॉर्न प्रेस. 2 प्रेस पूछिए उसने, तो गैप प्रेस की डायग्राम बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम है दोनों, गैप और हॉर्न प्रेस के लिए. और 3 to 4 लाइन में उसे एक्सप्लेन करना है. बस इतना ही करना है. 6th क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ पावर प्रेस एंड लेबल इट्स पार्ट, ऑल्सो मेंशन फंक्शन ऑफ इट्स पार्ट. अब इसमें क्या करना है, डायग्राम आएगा पावर प्रेस का, उसके बाद उसको सारे नाम देने हैं आपको, हर पार्ट का फंक्शन बताना है. मतलब पार्ट और उसका वर्किंग, पार्ट और उसका वर्किंग, बस इतना ही करना है. उसने एक्सप्लेन पावर प्रेस नहीं कहा है तो कंप्लीट वर्किंग नहीं आएगा, एप्लीकेशन नहीं आएंगे, एडवांटेज नहीं आएगा, डिसएडवांटेज नहीं आएंगे. 7th वन, मेक अ नीट स्केच ऑफ ए डाई सेट एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस डिटेल्स एंड एसेसरीज. डाई सेट का एक डायग्राम है, प्रेस टर्मिनोलॉजी हमने देखा था, वो डायग्राम को बनाना है और उसके सारे के सारे मेंबर को एक्सप्लेन करना है. 8th वन, describe various shearing operation performed on presses, also explain clearance in reference to shearing operations.
हमने जो लास्ट टॉपिक देखा है इस यूनिट में वो है क्लियरेंस का टॉपिक वो, लेकिन उससे पहले आपको क्या एक्सप्लेन करने हैं, शेयरिंग ऑपरेशन। शेयरिंग ऑपरेशन मतलब सारे कटिंग ऑपरेशन। तो सिंपल सिंपल डायग्राम है सारे ऑपरेशन के, वो सिंपल डायग्राम बनाने हैं, उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करना है सबको। और उसके बाद आपको जो लास्ट टॉपिक है क्लियरेंस का, उसे भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, वो भी टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द प्रेस टर्मिनोलॉजी एंड इट्स वेरियस एलिमेंट विथ नीड स्केच। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रेस टर्मिनोलॉजी, दो डायग्राम है, पहला है प्रेस का डायग्राम और दूसरा है डायसेट का डायग्राम। प्रेस टर्मिनोलॉजी जब भी पूछते हैं तो आपको ये दोनों डायग्राम निकालने जरूरी है, तो इन दोनों का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग डाई कटिंग ऑपरेशन, पंचिंग, ट्रिमिंग, स्लिटिंग, परफोरेटिंग। सारे ऑपरेशन हमें अच्छी तरह से पता है, हम उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं नीड स्केच के साथ। व्हाट आर द प्रेस वर्किंग डाइज, एक्सप्लेन एटलीस्ट 4 टाइप्स ऑफ डाइज इन डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ नीड स्केच। देखिए 4 टाइप के डाइज पूछे 7 मार्क के लिए, तो हर किसी का डायग्राम आपको निकालना ही है। डायग्राम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंपल डाई, कंपाउंड डाई, कॉम्बिनेशन डाई एंड प्रोग्रेसिव डाई, 4 टाइप हो गए सबके डायग्राम। एक्सप्लेनेशन 3 से 4 लाइन में, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 4 आपको एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पावर। अब ये 6 मार्क का क्वेश्चन है और आपको एक्सप्लेन कहा गया है, तो सोर्स ऑफ पावर पे मैनुअल, पावर प्रेस, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, ये हो गए आपके टाइप्स। इसको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है और सिंप्लीफाइड डायग्राम बनानी है इनकी, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम के लिए मत जाइए। नेक्स्ट वन, क्लासीफाई प्रेस अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ फ्रेम, टाइप्स ऑफ पावर, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए यहाँ पर क्लासीफाई ही कहा गया है, एक्सप्लेन कहाँ पे कहीं पे नहीं कहा गया है। तो क्लासिफिकेशन में आप क्लासिफिकेशन दोगे, पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ फ्रेम, नाम लिखेंगे, सपोज गैप फ्रेम, उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम आएगा। एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करना है, नाम डायग्राम, नाम डायग्राम। इसी तरह से पहला क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ पावर, नाम दैट इज मैनुअल और फ्लाई प्रेस, उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम, पावर प्रेस सिंप्लीफाइड डायग्राम, हाइड्रोलिक सिंप्लीफाइड डायग्राम, न्यूमेटिक सिंप्लीफाइड डायग्राम। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, रैक एंड पिनियन, गियर ड्राइव, स्क्रू ड्राइव, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक रॉड एंड कनेक्ट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये सारे नाम आएंगे, सिंप्लीफाइड डायग्राम। यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन विथ नीड स्केच कटिंग डाई एंड प्रेस टर्मिनोलॉजी, ये फिर से रिपीटेड है, प्रेस टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ डाइज एंड इस एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ डाइज, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, what are the die and punch allowance, what are the die and punch allowances provided on the drawing dies, explain with need sketch। allowances लास्ट टॉपिक, वो एज इट इज यहाँ पर रिपीट करना है कि डाई और पंच अलाउंस क्या होते हैं, कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके स्केच भी अवेलेबल है। नेक्स्ट वन, what are the different ways in which press are classified, explain with neat sketch the classification done on the basis of design of frame। डिफरेंट वेज, पहले तो 3 तरह के क्लासिफिकेशन लिख देना है वहाँ पे, कि अकॉर्डिंग टू पावर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फ्रेम, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। ये तो हो गया, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा, एक्सप्लेन विथ नीट स्केच द क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेम। तो फ्रेम के अंडर कौन से फ्रेम मशीन आते हैं, उसकी डायग्राम आएगी, 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेनेशन आएगा बस। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रेस ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन हमने देखे हैं, शेयरिंग, स्लिटिंग, कपिंग एंड प्लानिशिंग। नेक्स्ट वन, यूजिंग फ्लाई प्रेस स्केच एंड एक्सप्लेन प्रेस टर्मिनोलॉजी एंड इट्स वेरियस एलिमेंट। तो यहाँ फ्लाई प्रेस का डायग्राम बनाना है और आपको अलग अलग पार्ट को एक्सप्लेन करना है, जैसे हम प्रेस टर्मिनोलॉजी में करते हैं वैसे। नेक्स्ट वन, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ डाइज, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इन डिटेल कंपाउंड डाइज। तो चारों टाइप के ड्राई के पहले तो नाम लिखने, आपको नेम कहा गया है उसने, और उसके बाद में कंपाउंड डाई का डायग्राम आएगा, उसको एक्सप्लेन करना है, उसके एडवांटेजेस लिखने हैं। नेक्स्ट वन, क्लासीफाई
प्रेस अकॉर्डिंग टू डिजाइन ऑफ फ्रेम, एक्सप्लेन विथ नीट स्केच। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रेस ऑपरेशन, बल्गिंग, लांसिंग, शेयरिंग, कर्लिंग। ये सारे ऑपरेशन हमारे कवर्ड है। कर्लिंग इज अ टाइप ऑफ बेंडिंग, बल्गिंग इज नथिंग बट एम्बोसिंग। नेक्स्ट वन, विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच ऑफ फ्लाई प्रेस एक्सप्लेन टर्मिनोलॉजी, फिर से रिपीट है। डिस्क्राइब कंपाउंड डाई विद द नीट स्केच, लीड्स इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन। कंपाउंड डाई बहुत बार पूछा गया है। एक्सप्लेन विद द प्रेस टर्मिनोलॉजी एंड इट्स वेरियस एलिमेंट विद नीट स्केच, फिर से प्रेस टर्मिनोलॉजी। तो प्रेस टर्मिनोलॉजी इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कटिंग ऑपरेशन, ब्लैंकिंग, पंचिंग, परफोरेटिंग, लांसिंग। सारे ऑपरेशन हमने देखे हैं। नेक्स्ट वन, डिस्कस विद द नीट स्केच ऑफ ड्राइंग एंड बेंडिंग ऑपरेशन इन डिटेल। अब यहाँ पर ड्राइंग और बेंडिंग दो ऑपरेशन पूछे हैं, दोनों के डायग्राम आएंगे और दोनों को एक एक करके एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट वन, हाउ द डाइज आर क्लासिफाइड, एक्सप्लेन द प्रोग्रेसिव डाई विद द नीट स्केच। डाई क्लासिफाइड कैसे करते हैं? पहला तो डाई है कटिंग डाई, दूसरे डाई है फॉर्मिंग डाइज। अब अकॉर्डिंग टू द वर्किंग डाई क्लासिफाई कैसे होते हैं? सिंपल डाई, कंपाउंड डाई, कॉम्बिनेशन डाई और प्रोग्रेसिव डाई। तो ये दो तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्लेस टर्मिनोलॉजी, फिर से प्रेस टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वेरियस कटिंग ऑपरेशन विथ नीट स्केच, सारे कटिंग ऑपरेशन आपको डायग्राम बनाना है और एक एक लाइन में एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेस ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्स, वी कैन आंसर इट वेरी वेल। एनलिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेस वर्किंग डाइज, सारे प्रेस वर्किंग डाइज को टाइप ऑफ डाइज जैसे चार ही है हमारे पास। एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ डाइज इन डिटेल्स विथ नीट स्केच, उसमें से 4 को आपको एक्सप्लेन करना है तो बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि 4 को एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं होगा। सो विथ दिस वी हैड फिनिश with unit number 5. In next session, that is on Monday, we will start with our last unit, that is 6th unit. अब हमेशा की तरह आपको कमेंट सेक्शन में आपके नाम लिखने हैं फॉर मार्किंग योर अटेंडेंस। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, वी विल स्टॉप हियर।